हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अपनी क्लासेस में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, रेट रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स, हम दिसंबर एग्ज़ाम के लिए यूजीसी नेट का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मैनेजमेंट एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स की कंप्लीट कोर्स चलाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी डाल दिए हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और ये इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की हमारी यूनिट चल रही है, इसमें ऑलरेडी इसकी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। एंड देन अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आज। इसमें हम थियरीज़ पढ़ेंगे जो इंटरनेशनल बिजनेस की बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरीज़ हैं। आईबीएम की ये थ्योरीज डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरी हमारी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लासिकल्स एंड सेकंड नॉन न्यू क्लासिकल्स। तो क्लासिकल्स में हमारी टू थियरीज आती हैं, एब्सोल्यूट्स एंड कंपैरेटिव। तो फर्स्ट हमारी एब्सोल्यूट्स है। एब्सोल्यूट हमारी दी थी एडम स्मिथ ने। इसमें इन्होंने बोला था कि आप अप जहाँ हमारे यहाँ पे लेबर चीपेस्ट है, तो आप अपना लेबर पे फोकस करते हुए और कमोडिटी बना के एक्सपोर्ट करते रहो। इनका मेजर फोकस था सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर्स पे, वो थी लेबर। इन्होंने पूरा इतना डिटेल में नहीं बोला था कि लेबर से अदर भी रिक्वायरमेंट होती है या कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक किसी भी फैक्टर्स को इन्होंने कंपैरेटिव नहीं किया था। बस इन्होंने सिंपल बोला कि लेबर एक बहुत ही एक ईजीएस्ट या चीपेस्ट होती है, तो उससे हम एक एब्सोल्यूट एडवांटेज लेते हैं, जिससे मतलब कि हम लेबर को मैक्सिमम यूटिलाइजेशंस में यूज़ करते हुए और उसका मैक्सिमम कमोडिटी बनाते हैं लेबर को यूज़ करते हुए। एंड इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, ये हम पढ़ लेते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन थियरीज़ में से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरीज़ हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। इन्होंने टू कंट्रीज़ के बारे में, टू कमोडिटीज़ के बारे में बोला था। फैक्टर इनका जो था वो सिर्फ लेबर थी, एक ही फैक्टर के बारे में बोला था लेबर के, वो होमोजेनियस इन्होंने बोला था। और इन्होंने बोला था कि एक कंट्री के अंदर रह के आपकी जो लेबर है वो मूवमेंट ईजीली कर पाती है कंपैरिजन टू इंटरनेशनल। अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं ह्यूमन कैपिटल को तो उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एंड देन इन्होंने अपना जो बोला कि ये प्रोपोर्शंस भी लेबर का जो होता है फिक्स्ड होता है, मतलब रेशियो भी फिक्स्ड होता है कंट्रीज़ के बेस पे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं लगेगी। इनके एजम्पशंस के बेस पे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। अच्छे से इनको एजम्पशंस को एक बार रीड आउट कर लेना फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं ये एजम्पशंस। सेकेंड आती है कंपैरेटिव। कंपैरेटिव दी थी हमारे डेविड रिकार्डो ने। ये लास्ट टाइम इस पर क्वेश्चंस पूछा गया है और डायरेक्ट क्वेश्चंस आया था कि ये कंपैरेटिव किसने दी है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस होते हैं, माइन्यूट से क्वेश्चंस होते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं और इजीली आंसर हम गेन कर सकते हैं इसका। तो इसमें कंपैरेटिव में इन्होंने एडम स्मिथ की जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थी इसको रीस्टेटमेंट किया, मतलब इसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि सिर्फ तुम लेबर को ही नहीं देख सकते हो, इसमें हम अदर फैक्टर्स को भी कंपैरेटिव कर सकते हैं। मीन्स कि हम अदर कंट्री, जैसे सपोज़ इंडिया में ह्यूमन्स कैपिटल जो है वो थोड़ी सस्ती है, तो हम कंपेयर करके देखेंगे कि कौन से प्रोडक्शंस बनाने में मिनिमम कॉस्ट आ रही है और मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है। तो इन्होंने ये बोला कि हम अपने फैक्टर्स को कंपेयर करके चेक करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं एक कंट्री में जो है कि कितनी इफ़िशेंसी है उस कॉस्ट उस कमोडिटी को बनाने की, और दूसरी कंट्री जो है उसके अंदर कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहा है या क्या उसकी इफ़िशेंसी को, मतलब वो उसको बनाने के लिए एबल है कि नहीं है, इसमें देखा जाता है। अब आती है सेकंड, न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल थ्योरी में इन्होंने एकदम, ये जो क्लासिकल थ्योरी है ये रियलिस्टी पे बेस्ड नहीं होती है, बट न्यू क्लासिकल जो होती है वो रियल बेसिक्स अजम्पशंस पे बेस्ड होती है, बिकॉज इसमें मिथ्स की थोड़े कम चांसेस होते हैं, क्योंकि ये रियल में नहीं देख सकते आप, क्योंकि बहुत बड़ा एकदम फैक्टर लेवल पे जाके आप कंट्री को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो न्यू क्लासिकल्स ने एक रियल वर्किंग किया कि एक्चुअल में जो वर्क होता है, रियल में जो वर्क होता है वर्ल्ड ट्रेड में, उसको हमें चेक करना है। तो इसके बेस पे इन्होंने फर्स्ट दी थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया है।
फ्रेंड्स इसको 2 इंटू टू भी बोल सकते हैं। 2 इंटू क्यों बोला जाता है? दो कंट्रियों के बीच में, दो कमोडिटी पे दो फैक्टर्स लगाए जाते हैं। ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसमें हम 2 फैक्टर्स की बात इन्होंने की थी। हर्बलर्स ने इसमें बोला था कि अपॉर्चुनिटी जो होती है वो ऑल्टरनेटिव, मतलब हम ऑल्टरनेट कॉस्ट देखेंगे कि जैसे सपोज़ इन्होंने ऑल्टरनेट कॉस्ट इसलिए बोला है कि सपोज़ हम चेक करेंगे कि अगर हमें कमोडिटी एक्स बनाने में और कमोडिटी बाई बनाने में क्या अपॉर्चुनिटी छोड़नी पड़ी है, क्या ऑल्टरनेट या क्या कॉस्ट हमारी छूट रही है और क्या कॉस्ट हमारी आ रही है। तो हम एक्स एंड वाई कमोडिटी को चेक करेंगे कि कौन सी हमारे लिए बेस्ट आउटपुट दे रही है। सपोज़ कमोडिटी एक्स बना रहे हैं हम मिनिमम कॉस्ट पे और मैक्सिमम हमें आउटपुट मिल रहा है। सेम अपोजिट कर देते हैं बाई के लिए। अगर हम मैक्सिमम आउटपुट लगा के मैक्सिमम इनपुट लगा के मिनिमम आउटपुट निकाल रहे हैं तो वो इट्स नॉट बेटर देन फॉर द ट्रेडिंग। तो इसलिए इन्होंने बोला कि इसमें हमें देखना है कि हमारे लिए बेस्ट ऑल्टरनेट, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट कॉस्ट पे एक ऑप्टिमम लेवल पे हम किस फैक्टर को यूज़ करें, लेबर या कैपिटल। तो इन्होंने इन दोनों जो फैक्टर्स हैं इन दोनों को एक तरीके से ऑब्ज़र्व किया और बोला इन्होंने जो प्रोडक्टिव पॉसिबिलिटी कर्व है, ट्रांसफॉर्मेशंस कर्व है, प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व है, इन सब कर्व के बेस पे इन्होंने एक थोड़ा सा एक ऑब्जर्वेशन निकाली। इन्होंने बोला ओनली 2 कंट्रीज़ होंगी, 2 कमोडिटीज़ होंगी। फैक्टर्स जो होते हैं सप्लाई के वो फिक्स्ड माने इन्होंने, और जो एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होगी। ट्रेड फ्री में इन्होंने बोला कि जो टैरिफ वगैरह एक्सेस होते हैं वो फ्री रहेंगे। प्राइस फैक्टर्स इन्होंने बोला। नेक्स्ट आई मिल्स थियरी रिस्पिकॉल्स डिमांड्स, ये जे.एस. मिल ने दी थी। इन्होंने बोला कि हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं तो हम इन दोनों फैक्टर्स को कंपैरेटिव थ्योरी और जो एब्सोल्यूट थ्योरी एंड देन और ये अपॉर्चुनिटी थ्योरी हैं, इन तीनों थ्योरी के बेस पे ही क्यों करें, हम सिर्फ और सिर्फ इनमें कंपेयर क्यों करें या कोई एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही क्यों फाइंड आउट करें। हम इनका रेसिप्रोकल्स निकाल दें। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जब हम एक न्यूमेरिक करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। जैसे कि ए गुड्स बाई ने अच्छा बनाया और बी गुड्स एक्स ने अच्छा बनाया, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से करके हमने चेक किया कि क्या आउटपुट निकल के आया है। दोनों कंट्रीज़ ने जो वर्क किया है अपना लेबर लगा के, अपनी कैपिटल लगा के, उसका क्या रिज़ल्ट निकला है। तो इन्होंने बोला कि एक एक्सचेंज ऑफ द क्वांटिटी को अगर हम करते हैं कि हम क्वांटिटी को एक्सचेंज कर देते हैं एक रेशियो में डिवाइड करके। बेसिक इनका जो था कि एक रेशियो निकालो कि इस रेशियो में इतना एक्स वर्क करेगा एंड बी करेगा। जैसे कि इस फैक्टर को बोला गया 2 इंटू 1, मतलब फैक्टर एक ही रखा है। इन्होंने सिर्फ लेबर को ही फोकस किया और इन्होंने बोला कि जो हमारा रिटर्न है वो एक कांस्टेंट रिटर्न है, मतलब फिक्स्ड रिटर्न है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इन्होंने बोला कि वो तो नहीं लगाई जाती है, एब्सेंस बोला। एंड परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट बहुत अच्छा है, फ्री ट्रेडली हम इसको वर्क कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आती है एक्सर्स ओलिन थ्योरम्स। ये एक्सर्स ओलिन ने दी थी। इसमें इन्होंने 2 इंटू 2 का, जो कि हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, सेकेंड ये है। इसमें इन्होंने बोला है कि हम कैपिटल और लेबर को यूज़ करते हैं, अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशंस में हम उनको अपनी प्रोडक्शंस में यूज़ करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। कि जैसे सपोज़ हम इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री अगर हम अपना बिजनेस सेट करना चाहते हैं तो यूएस में के यूएस में जो ह्यूमन कैपिटल्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है, बट इंडिया में ह्यूमन कैपिटल्स बहुत इजीली मिल जाती है, चिपेस्ट रेट पे मिल जाती है। तो यूएस ने एग्रीमेंट किया गवर्नमेंट के साथ में कि आप अपनी ह्यूमन कैपिटल हमें दो, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ करो। तो टेक्नोलॉजी वहाँ पे एक बहुत अच्छे आउटपुट में मिलती है, तो वहाँ की टेक्नोलॉजी मतलब कैपिटल उन्होंने अपना यूज़ किया एंड ह्यूमन कैपिटल लेबर हमारी इंडिया की रही। तो ये दोनों फैक्टर को जब कंबाइन करके उन्होंने बोला कि गुड्स एक्स को हम प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स बाई को हम प्रोड्यूस करेंगे। तो 2 फैक्टर के साथ में
अपने मिक्स करके, तो आउटपुट मैक्सिमम ऑप्टिमम पे पहुंचेगा। क्योंकि अगर चीपेस्ट रेट पे लेबर मिलेगी और चीपेस्ट रेट पे कैपिटल रहेगी तो मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। जो भी हम प्रोडक्शन हमने किया है, जो भी कमोडिटी बनाई है, तो उसके बेसिक उसमें लगा हुआ है सिर्फ कॉस्ट पे, मिनिमम कॉस्ट पे बनाए, और बेचेंगे हम उसको एक मार्जिनल कॉस्ट पे, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा ना उस पर, एक ऑप्टिमम सॉल्यूशंस उस पर हमें प्रोवाइड होता है। लेबर और कैपिटल्स दो फैक्टर्स को इन्होंने हॉलिक्स एलन ने बोला था। तो इसमें इन्होंने दो फैक्टर्स के बारे में बोला था, मैंने अभी जस्ट आपको बताया। और कमोडिटी को इन्होंने बोला कि जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स है मार्केट में वो बेस्ट होता है, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट बहुत अच्छी रहती है, एंड कमोडिटी भी हमारी जो होगी वो क्वालिटी बेस्ड पे ही होगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बेस्ट है एंड लेबर भी बेस्ट है। दोनों का कम्बिनेशन एक तरीके से अच्छा होता है, और हमारे जो रिटर्न्स हैं वो लार्ज लेवल पे होंगे। ट्रांसपोर्टेशन इंश्योरेंस कॉस्ट जो होगी वो एक तरीके से एब्सेंस में ही होगी। इमोबिलिटी रहेगी फैक्टर्स को प्रोडक्शन के लिए, मीन्स कि जैसे फ्रीली हम कंट्री में मूव कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल्स या जो भी हमारा रहेगा। एंड देन इसमें जो फैक्टर रहेंगे इन एवरी कंट्री, तो उसको हम फुल्ली यूटिलाइज या फुल्ली एम्प्लॉयमेंट बेस पे रहेगा। कि जैसे सपोज़ अगर डोमेस्टिक कंट्री को इतना ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है और फॉरेन कंट्री में अगर हमारे लेबर जा रही है, तो न्यू टेक्नोलॉजी के बेस पे हमें एम्प्लॉयमेंट भी तो मिल रही है ना इस तरीके से। तो कि अच्छा एक तरीके से डिमांड भी रहेगी। तो कैरविक्स थियरी अवेलेबल, इसमें इन्होंने बोला है कि जिस कंट्री के पास जो चीज़ अवेलेबल है उस पे वर्क करो। ये नहीं कि वहाँ पे उस चीज़ को अननेसेसरी आप दिखाए जा रहे हो कि हाँ हम लोग इस चीज़ को कर पाएंगे। अगर इंडिया में सपोज़ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है, ह्यूमंस बहुत अच्छे हैं, हमारे पास अवेलेबिलिटी किस चीज़ की हुई, ह्यूमंस की, तो हम उसकी सप्लाई को इतना इजीली फ्लैक्चुएटली बना दें कि अगर आउट ऑफ कंट्री वो मांगा जाए या वो भेजी जाए तो हमारे लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस पर वर्क करना है कि क्या हमारे पास है, मीन्स क्या होम कंट्री के पास है, क्या होम कंट्री के पास नहीं है। तो जो हमारे पास है उस सिंपल इन्होंने बोला है कि एक फैक्टर पे ही आपको वर्क करना है, और उसी फैक्टर्स को इन्होंने बोला कि उस फैक्टर को इन्हेंस करने के लिए आप अपना जो एक प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ करो। जिससे कि सपोज़ अगर आउट ऑफ कंट्री आपकी लेबर जा रही है तो उससे आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा, देन अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, देन इनोवेशंस भी बढ़ेगा जब आउट ऑफ कंट्री जाके वर्क करेंगे। तो इन्होंने बोला कि जो हमारे पास है सिर्फ उस पर फोकस करो। ये नहीं कि दूसरी कंट्री भी क्या है उस पर हम फोकस करके फैक्टर निकालें कि वहाँ से अगर हम ये ले लेंगे और इस तरीके से दोनों फैक्टर को कंबाइन करके वर्क करेंगे तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा। नहीं, जो हमारे पास है उसको अच्छे से इन्हेंस करके उसको आगे आप फॉरवर्ड करो या एक्सपोर्ट करो, तो उससे हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होंगी। लिंडर्स थियरी है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, इन्होंने बोला है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट है उसे बढ़ाओ जिससे कि हमारी जीडीपी जो है वो इंक्रीज़ होगी। इन्होंने सीधा फोकस अपनी जीडीपी पे किया, नेशनल इनकम पे किया। इन्होंने बोला कि ट्रेडिंग अगर अच्छी होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, अच्छी कंट्रीज से होगा, वॉटेवर वो कुछ भी हो, लेबर हो, कुछ भी हो, फैक्टर्स पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ अपने ट्रेडिंग पे ध्यान देना है, अपने जो स्केल है इकोनॉमिक्स का स्केल है उस पर ध्यान देना है, अपनी टेक्नोलॉजी पे ध्यान देना है, मैनेजरियल स्किल्स पे ध्यान देना है। अपने इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारा ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है, जो एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो इनकम ज़्यादा आएगी कंट्री के अंदर इनकम आएगी तो जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी होगी। बट इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये इन्होंने बोला है कि जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट है वो इफ़ेक्ट होगी। अगर हम सिर्फ फॉरेन कंट्री पे या एक्सपोर्ट पे ही ध्यान देंगे तो डोमेस्टिक जो ट्रेडिंग है वो कहीं ना कहीं इससे इफ़ेक्ट होगी। एंड देन जो इक्विपमेंट्स हैं, इनोवेटिव सेंटर्स वगैरह हैं, वो भी एग्जिट्स होंगे इससे। एंड इन्होंने ये बोला है कि जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट है
वो हाईली रिस्की हो जाएगा और नहीं होता है कंपैरिजन टू फॉरेन मार्केट। अगर सपोज़ हमने आउट ऑफ कंट्री पैसा लगाया, वहाँ हमारा बिजनेस नहीं चला, वो डूब गया, तो वो हाईली रिस्क है, बिकॉज वहाँ पे एनवायरनमेंट, कल्चर, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट कंपैरिजन टू होम कंट्री। तो इसलिए हमें डोमेस्टिक का हमें सब पता होता है, किस टाइप का कल्चर है, किस टाइप के लोग हैं, क्या हमारा टारगेट है, क्या ऑडियंस है। तो हमें रिस्क थोड़ा कम होता है कंपैरिजन टू आउट ऑफ कंट्री अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। नेक्स्ट गैप, इमिटेशंस गैप या टेक्नोलॉजी गैप मीन्स जो हमारी कंट्री के अंदर टेक्नोलॉजी बेस्ड जो गैप्स चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी जो चेंज नहीं हो रही हैं फॉर द एक्सपोर्ट, उन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है। मीन्स दो कंट्री की देखनी है कि इन दोनों कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके की है। अपने फैक्टर्स को देखना है कंट्रीज़ के कंपैरिजन करके कि हमारे जो फैक्टर्स हैं, लेबर, लैंड, लेबर, जो भी हमारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को देखना है कि हमारे लिए बेस्ट फैक्टर्स कौन सा है। कंडीशंस हमारी डिपेंड करती है डिमांड के ऊपर। टेक्नोलॉजी को हमें चेंज करना है, इम्प्रूवमेंट करते रहना। वर्नर्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स जो हमारी होती है पीएलसी के बेस पे, 1966 में रामंड ने दी थी इसको। इन्होंने बोला कि जो जब कोई भी कंट्री, ये सिर्फ पीएलसी सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन मार्केट के लिए भी है कि अगर अगर सपोज़ आप अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक पायलट टेस्टिंग करनी होगी न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च करने से पहले, एंड देन मार्केट को चेक करना होगा, एंड देन आपको देखना होगा कितनी ग्रोथिंग हो रही है प्रोडक्ट की। सब चेक करके ही अगर आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारेंगे, वॉट एवर वो एक्सपोर्ट हो रहा है, डोमेस्टिक से, तो आपके लिए वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। इसमें इन्होंने ये 5 स्टेट जो हम पीएलसी में पढ़ते हैं वही दिए हुए हैं कि सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन के टाइम पे ऑब्जर्व करना है, ग्रोथिंग करना है, मैच्योरिटी पीरियड देखना है, स्ट्रेचुरी देखना है, स्ट्रेचुरेशन देखना है, एंड डिक्लाइन देखना है। तो फ्रेंड्स, ये इन्होंने पूरा पीएलसी को डोमेस्टिक लेवल पे डिस्क्राइब किया हुआ है। केनिस थियरी ह्यूमन कैपिटल्स की, इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि हम अपनी जो ह्यूमन कैपिटल्स है, हमारी जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, उसको अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे हमें मेन बेनिफिट मिलेगा। मीन्स हमें इनोवेटिव आइडियाज़ भी मिलेंगे, हमारे एम्प्लॉयमेंट जब बाहर जाएगी तो उसके लिए हम इन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस किया एडुकेशंस पे कि अगर उनकी एडुकेशन अच्छी होगी तो वो बाहर जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे उनके पास, उनकी स्किल्स इन्हांस होंगी, ट्रेनिंग अगर उनको दी जाए, उनकी इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन्स जो हमारे लेबर है उनके बेस पे था कि अगर हमारी जो लेबर है उनकी एजुकेशन अच्छी रहेगी तो वो हमें आगे अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। तो इसलिए एजुकेशन अच्छी रखो, उन्हें ट्रेनिंग अच्छी से प्रोवाइड करो, टाइम टू टाइम उन्हें इम्प्रूवमेंट देते रहो, अपने प्रोडक्शंस पे भी आप वर्क करो, पर उससे ज़्यादा इनका जो फोकस था वो लेबर की ट्रेनिंग वगैरह पे था। ग्रेविटी मॉडल्स में ये एक बार फॉर्मूला पहले पूछा गया था, तो आप ये फॉर्मूला देख लेना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ रेट, रिव्यू, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।